अगर आप एक CSC स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना ही पड़ेगा। उस टाइम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या बनाए और कैसे बनाए। उस टाइम कॉलेज लेवल पर इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आते हैं, बट फिर भी कॉलेज वालों को गूगल लेवल का प्रोजेक्ट चाहिए आपसे। या फिर आप अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता ही है कि इंटरव्यू में आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर पूछेंगे। अगर उस टाइम आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है या नहीं प्रोजेक्ट शो कर पाए तो वो फिर आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ मैं आपकी हेल्प के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा, एक फुली फंक्शनिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट है। हम फ्लिपकार्ट का क्लोन ही बनाएंगे और मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। आप बस मुझे दे दे के कोड करते रहना और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको प्रोजेक्ट को फ्री में होस्ट करना भी सिखाऊंगा और आपको सारा प्रोजेक्ट का कोड मेरे गिटहब अकाउंट पर बहुत ईजिली मिल जाएगा। तो सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में #present लिख के अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना। तो मैं ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट फुली फ्रंट एंड का ही होगा, इसमें कोई बैक एंड नहीं यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए जो हम टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे वो बिल्कुल लेटेस्ट होंगी सारी की सारी। जैसे रिएक्ट यूज करेंगे, रिएक्ट के साथ रिडक्स यूज करेंगे, रिडक्स में भी रिडक्स टूल किट यूज करेंगे। हम यहाँ पर पार्सल यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ वेब पैक, और यहाँ पर हम मटेरियल UI यूज करेंगे। APIs के लिए मैं यहाँ पे डमी APIs यूज करूँगा। हाँ, इन फ्यूचर अगर हमने बैकएंड इम्प्लीमेंट किया तो मैं अपने इस डमी APIs को अपनी API से रिप्लेस कर दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। से पहले मैं यहाँ पर एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं सारे कोड कमिट करूँगा। तो मैं अपने गिटहब पर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एक रेपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू रेपोजिटरी। हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका नाम हम रखेंगे फ्लिपकार्ट क्लोन, क्योंकि हम उसको अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। फ्लिपकार्ट क्लोन, और इसको मैं यहाँ से क्रिएट रेपोजिटरी कर लेता हूँ। अब मैं अपने फोल्डर में चलता हूँ, अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे अपना प्रोजेक्ट का सारा सेटअप करना है। तो मैंने यहाँ पे कोडिंग से करियर वाले फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर क्लोन करूँगा। यहाँ पे मैं सिंपल एड्रेस बार पे जाके CMD ओपन करूँगा और यहाँ पे गिट क्लोन की कमांड यूज करूँगा, गिट क्लोन। और जो लिंक मैंने कॉपी किया उसको मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये क्लोन कर रहा है। तो मैं अब इस रेपोजिटरी के अंदर एंटर कर ले, तो मैं CD लिख के जो भी मेरा प्रोजेक्ट का नाम है उसको लिख के तो मैं अपने फोल्डर के अंदर एंटर कर गया। अब मैं यहीं से अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे VS कोड हो गया। अब यहाँ पे हम एक बेसिक सेटअप देख लेते हैं कि हमारा कमिट बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पे एक डमी फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं नाम लूँगा test.js ले देते हैं। तो कमिट के लिए मैं अपना CMD फिर ओपन कर, CMD मैंने ओपन किया ही था। तो यहीं पे जाके मैं पहले गिट स्टेटस देख लेता हूँ। गिट स्टेटस तो दिखा रहा है मॉडिफाइड फाइल जो है मेरी वो। गिट ऐड कर लेते हैं, गिट कमिट मैसेज देता हूँ, इसको देता हूँ टेस्टिंग। और यहाँ पर उसके बाद हमको पुश कर देंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। तो ये मेन ब्रांच में पुश हो गया है, करेक्ट। अब हम देखें कि हमारा वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, परफेक्ट। तो हमारे पास ये टेस्ट वाली फाइल आ गई है। तो अब हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट का सेटअप। तो अभी इस फाइल को जरूरत नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगा प्रोजेक्ट को इनिशिएट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड लिखूँगा, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ CLS। अब कमांड लिखूँगा npm init, मतलब इनिशिएट करना, ओके। तो अब ये मेरे पैकेज का नाम पूछ रहा है, तो मैंने यही रखना है। तो मैं इसको एंटर कर दूंगा, फ्लिपकार्ट क्लोन ही रहेगा, वर्जन मेरा यही रहेगा। डिस्क्रिप्शन इसको लिख देता हूँ ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। एंट्री पॉइंट index.js अभी के लिए रहने देते हैं, टेस्ट मोड अभी कोई नहीं चाहिए मुझे। गिट रेपोजिटरी तो जो थी मैंने उसी को पेस्ट कर दिया। कीवर्ड्स क्या है ये, मैं इसको लिखता हूँ फ्लिपकार्ट, ठीक। एंटर कर देते हैं। ऑथर मैं अपना नाम देता हूँ, कैपिटल V से कर लेते हैं, लाइसेंस यही रहने देते हैं, ओके। अब कह रहा है एक बार सब चेक कर लो। मैंने कहा ठीक है जी, ओके। इसके बाद यस कर देने। जैसे मैंने यस पे क्लिक किया तो पीछे मेरे देख सकते हो वहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी देखो कोई फ़ोल्डर नहीं है, बट जैसे मैंने वहाँ पर यस किया, यस पे एंटर किया, यस कर दिया, तो वो देखो package.json नाम की एक फ़ाइल बन गई।
तो पैकेज डॉट जेसन क्या है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट का एक कन्फिग फाइल है, कन्फिग्रेशन फाइल है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमने लिखा वहाँ पे उसने नेम पूछा था, नेम दे दिया, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन फाइल, ठीक है। स्क्रिप्ट हो गया, अभी हम स्क्रिप्ट पे आएंगे तो इसके लिए यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। रेपोजिटरी कौन सा है, तो यहाँ पे हमने रेपोजिटरी दे दिया, कीवर्ड दे दिया है, राइट। और यहाँ पे हमने इसको जो भी होम पेज है वो दे दिया है, राइट। तो अब क्या, अब यहाँ पे हम कुछ फाइल्स बनाएंगे, बेसिक फाइल, जैसे कि मैं बनाऊँगा यहाँ पर index.html की फाइल। सबसे पहले HTML की फाइल के लिए मैं यहाँ पे स्निपेट यूज करूँगा। स्निपेट कर ले तो हम क्या बना रहे, टाइटल दे दूँगा मैं इसको फ्लिपकार्ट क्लोन, राइट, सेव। तो अभी यहाँ पर मैं कोई भी फाइव आइकन नहीं दे रहा अभी के लिए, इस प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो और इसके यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा एक डिव दे के जिसमें रूट दें। तो अगर आपने पहले कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा या फिर रिएक्ट में कभी काम किया है या फिर आपने वैसे ही पढ़ा होगा, तब भी आपको पता है कि पूरे रिएक्ट प्रोजेक्ट में एक सिंगल HTML की फाइल होती है जिसका नाम होता है index.html, और उसमें भी एक ही डिव होता है जिसकी एक आईडी होती है रूट, और वो बहुत मेन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, इसको मैं आईडी देता हूँ। आप ये आईडी कोई भी दे सकते हो, बट ये आईडी जो आप यहाँ पर दे रहे हो आपको नेक्स्ट वही सेम नाम की आईडी यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। सेव। और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ index.js की फाइल, index.js की फाइल यहाँ पे मैंने बनाया index.css, और एक फाइल बना लेंगे हम यहाँ पर कैपिटल A से app.jsx। अब आप सोच रहे हो कि ये JSX क्या है, मुझे थोड़ा टाइम तो मैं आपको समझाऊंगा। और सेकंड आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि हमने यहाँ पर इस फाइल का नाम कैपिटल A से क्यों लिखा है, स्मॉल a से क्यों नहीं, तो मैं उसका भी आंसर दूंगा। तो अब यहाँ पे हम कुछ फोल्डर्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले फोल्डर होता है SRC का, राइट। SRC मतलब सोर्स, ठीक है। यहाँ पे जितना हमारा कोड होगा सोर्स कोड के अंदर होगा। SRC के अंदर कुछ मल्टीपल फोल्डर्स बनेंगे, जैसे कि एक एसेट्स नाम का फोल्डर होगा जिसके अंदर हम सारे इमेजेस, आइकन्स, स्टैटिक फाइल्स रखेंगे, राइट। और SRC के अंदर सेकंड होता है कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स का फोल्डर जिसके अंदर हम स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होता है कि आपकी कोई भी वेबसाइट है उसके छोटे छोटे पार्ट्स, अगर आप उस वेबसाइट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो तो उसको कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि आपका हेडर हो गया, फुटर हो गया, साइड बार हो गया, कोई प्रोडक्ट का कार्ड हो गया है, कोई बटन हो गया है, लाइक ऑल द थिंग्स कैन बी स्प्लिटेड इनटू कंपोनेंट्स। अगर दूसरे एग्जांपल दूँ तो अब जैसे कि कार के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके टायर्स होते हैं, उसकी बॉडी होती है, सीट्स होते हैं, स्टीयरिंग होता है, इंजन होता है, ये क्या है, एक कार के कंपोनेंट्स है। तो मतलब हम यहाँ पर पूरी वेबसाइट के छोटे छोटे पार्ट्स रखेंगे, उसके बाद उन सभी पार्ट्स को एक ही जगह पे असेंबल करेंगे, ओके। और क्या होता है SRC के अंदर हम कन्फिग फाइल रखते हैं। कन्फिग्स के अंदर हम कुछ स्टैटिक्स डेटा रखते हैं, जैसे कि API हो गया, कोई मैसेजेस हो गए हैं, राइट, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर कीपिंग इन कन्फिग। तो और SRC में क्या रख सकते हैं, और SRC में एक फोल्डर होता है पेजेस के नाम का। पेजेस का मतलब क्या है, आप पेजेस के नाम से समझ रहे कि कुछ पेज, तो वेबसाइट के कौन कौन से पेज हो, जैसे लॉगिन का पेज हो गया, साइन अप का पेज हो गया है, होम पेज हो गया है, अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, लाइक दिस काइंड ऑफ पेजेस वी आर कीपिंग इनसाइड द पेजेस। आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलाकर पेज बनाते हो और मल्टीपल पेजेस को मिला के एक वेबसाइट बनाते हो, राइट। अब थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और एक और फोल्डर होता है SRC के अंदर जो मोस्टली यूज होता है, उसको बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स का मतलब होता है यूटिलिटीज़। इसमें हम यूटिलिटीज़ रखते हैं, लाइक यूटिलिटीज़ का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी कॉमन फंक्शनैलिटीज़, मोस्टली तो हम यहाँ पे फंक्शंस वगैरह रखते हैं, कुछ कॉमन फंक्शन जो मल्टीपल टाइम यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो आपको बार बार स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना पड़ रहा है, उसका मतलब कि स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल करना है, तो क्या उसके लिए बार बार कोड लिखोगे? तो बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि आप एक जगह एक कॉमन फंक्शन बना लो, उसको वहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, और जितनी बार भी आपको कैपिटलाइज करना है आप बार बार उस फंक्शन को यूज करते रहो, राइट। अगर सेकंड एग्जांपल दूं कि मान लो कि आपके प्रोजेक्ट में मोस्टली एरेस यूज हो रहे हैं, और एरेस में पता है कि वहाँ पे मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो बार बार क्या वहाँ पे कोड करोगे हर एक डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए, हर एक एरे के लिए? तो एक सिंपल एक कॉमन फंक्शन बना लो, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे डुप्लीकेसी हो रही है तो वहाँ पे सिंपल आप अपना वो फंक्शन इंपोर्ट करो, एरर पास करो, और आपको वो रिजल्ट में विदाउट डुप्लीकेट एरर रिटर्न करेगा। ये आप ही का टाइम और एफर्ट को सेव करेगा। तो ये हो गया हमारा फोल्डर सेटअप हो गया है।
राइट, SRC हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, राइट। अब पैकेजेस क्या होते हैं, मतलब पैकेजेस क्या, एक्सटर्नल पैकेजेस या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हम यूज़ करें जो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली npm पैकेज यूज़ करते हैं। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम npm पहले क्लियर कर लेता हूँ मैं सारा। npm को कैसे यूज़ करें, यहाँ पे मैंने लिखा अपने cmd में npm इंस्टॉल, ठीक है। सबसे पहले मैं करूँगा रिएक्ट को इंस्टॉल। अब यहाँ पर मैं अपना बैकग्राउंड में package.json ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी आपको डिपेंडेंसीज नाम का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रिएक्ट npm इंस्टॉल रिएक्ट करता हूँ तो एंटर करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर पीछे देखो, ये देखो डिपेंडेंसी में एक रिएक्ट इंस्टॉल हो गया, रिएक्ट 18.3 वर्जन इंस्टॉल हो गया। और अगर देख सको तो यहाँ पर एक फोल्डर भी बना है नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या है, होता है कि जो भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हो वो इंस्टॉल कहाँ होते हैं, वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। और जब भी हम उस पैकेज को यूज करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, वो कहाँ से इंपोर्ट होते हैं, वो इस नोड मॉड्यूल से ही इंपोर्ट होके आते हैं। अगर आप इसको डिलीट कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे कुछ और पैकेजेस इंस्टॉल कर देते हैं जो हमको जरूरत पड़ेंगे। तो npm i react राउटर डोम, क्या मैंने आई क्यों लिखा है, इंस्टॉल नहीं लिखा। तो npm i लिख लो या फिर npm इंस्टॉल लिख लो, बोथ आर दी सेम थिंग। आई मतलब आई इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंस्टॉल। तो यहाँ पे मैंने npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम और रिएक्ट डोम दोनों को एक साथ इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लिया, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो पीछे देखो डिपेंडेंसी में हमको वहाँ पे रिएक्ट डोम और रिएक्ट राउटर डोम दोनों इंस्टॉल हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और इसमें क्या क्या चाहिए, तो हम पैकेजेस को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करेंगे। मैं सारे पैकेजेस एक साथ नहीं करने वाला इंस्टॉल, कि जिसकी ज़रूरत होगी हम वही करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे एक चाहिए हमको, एक पैकेज चाहिए पार्सल। तो पार्सल क्या है, पार्सल एक बंडलिंग टूल है। मार्केट में और भी बहुत सारे बंडलिंग टूल्स हैं, जैसे वेब पैक हो गया, वाइट हो गया, पार्सल हो गया, और भी बहुत सारे। बट सबसे ज़्यादा यूज होता है वेब पैक। बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि पार्सल वेब पैक को भी क्रॉस कर गया है, और जो डेवलपर सबसे ज़्यादा पार्सल को प्रेफर कर रहे हैं। पार्सल में कुछ ऐसे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं जो किसी अदर बंडलिंग टूल में नहीं मिलती हैं। ओके, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस पर डिटेल में हम पार्सल को पार्सल करेंगे। तो यहाँ पे npm i पार्सल -d, या -d क्यों, -d मतलब कि मैं इसको मेन डिपेंडेंसीज में नहीं करना चाहता। मेन डिपेंडेंसी मतलब कि जब आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है, आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हो तो उसके साथ पैकेज जेसन फाइल भी डिप्लॉय होती है। तो उसको बताता है कि ये वाली चीज़ें हमको ब्राउज़र ये वाली चीज़ें इंस्टॉल करता है, जब भी होस्ट होता है इंस्टॉल कर। तो डेव डिपेंडेंसी में क्या होता है, डेव डिपेंडेंसी में वो होता है जो आपकी सिर्फ लोकल डेवलपमेंट के लिए यूज होती हैं, ठीक है। तो हमको पार्सल लोकल डेवलपमेंट के लिए यूज करने हैं, इसलिए मैं इसको डेव डिपेंडेंसीज में रखूँगा, ठीक। कि जब भी हम अपना कोड डिप्लॉय करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर लोड ना पड़े ज़्यादा। तो -d करके मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। तो देख सकते हो कि यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बन गया विद नेम ऑफ डेव डिपेंडेंसी, उसके अंदर पार्सल इंस्टॉल हो चुका है, राइट। ओके, तो अब हमने अपना बेसिक पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए। अब हम चलते हैं एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो रन ऐसे नहीं होगा क्योंकि अभी हमारा सारे यहाँ पे फोल्डर्स वगैरह खाली हैं। तो जैसे धीरे index.js में कुछ भी नहीं है, index.html में हमने वहाँ पर सिर्फ रूट ही रखा है। हम अपने index.js को HTML के साथ बाइंड करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखूँगा, स्क्रिप्ट, और यहाँ पर लिखेंगे एक SRC। तो यहाँ पे मैंने लिखा index.js और इसको टाइप देंगे हम। टाइप क्या है, ये मॉड्यूल टाइप है, राइट। तो ये हमारा HTML का काम कंप्लीट हो चुका है। बेसिक जो सेटअप में HTML का काम कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब ये रिएक्ट कहाँ से आ रहा है, तो ये रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहा है। रिएक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ये हमारे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर लोकेटेड है। तो हम इसको अपने नोड मॉड्यूल्स फोल्डर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं अपना नोड मॉड्यूल फोल्डर डिलीट कर दूं तो हमारा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, उसको इंपोर्ट मिलेगा ही नहीं। ओके, इसके बाद सेकंड इंपोर्ट करेंगे हम रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम /client।
पहले था कि ये नॉर्मल रिएक्ट डॉम में था, बट अब ये हमको इसको रिएक्ट डॉम स्लैश क्लाइंट से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब बना लेते हैं रूट। तो कॉन्स्ट रूट, ठीक है। अब रूट कैसे बनाएंगे हम, तो मैंने रिएक्ट डॉम इंपोर्ट किया है, वहाँ से मैं क्रिएट रूट को इंपोर्ट करूँगा। इसके अंदर बताऊँगा मैं इसको, इसके अंदर हमको अपने HTML की आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी या फिर क्लास देनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स यूज हो रहे हैं, जो हर कोई यूज करता है, वो आईडी ही यूज कर रहा है विद आईडी नेम ऑफ रूट। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। अगर मैं दिखाऊँ तो हमने HTML में कौन सा नाम यूज़ किया, आईडी का रूट नेम यूज़ किया है, तो हम भी यहाँ पे सेम रूट नेम ही यूज करेंगे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रूट। आप यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर भी लगा सकते हो, दैट नॉट अ बिग डील, कुछ इशू वाली बात नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पे एक रूट डिफाइन कर लिया है। अब हमने इस रूट को रेंडर करना है, रूट डॉट रेंडर, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप HTML लिख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको समझने के लिए सिर्फ HTML बोलेंगे, बट एक्चुअल में ये HTML नहीं होता है, इसको बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट XML, राइट। मतलब कि JSX क्या होता है कि वो HTML के जैसा कोड होता है, राइट। HTML के जैसा कोड होता है, बट एक्चुअल में वो HTML नहीं होता है, वो रिएक्ट उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। बट फॉर डेवलपर्स वो हमको हमारा काम सिंप्लीफाई करने के लिए हमको उसको एज ए HTML ही लिखने के परमिशन देता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा H1, ठीक है, हाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट क्लोन सेव। तो हमने यहाँ पे कर दिया है बेसिक सेटअप। अब हम ये वाली जो चीज़ ये लिखी गई रिएक्ट के अंदर, अब हम इसको रन करके देखें। तो रन करने के लिए हमको कमांड लगानी पड़ेगी, तो क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कमांड लगाएंगे हम npx, पार्सल यूज कर रहे हैं तो पार्सल स्पेस index.html। मतलब क्या है कि हमने जो ये index.html फाइल बनाई है, ये मेन फाइल है, और ये कहाँ पर है, ये जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाला मेन फोल्डर है फ्लिपकार्ट क्लोन, उसके अंदर है। तो पहले चीज़ आपने नोटिस करना है कि index.html हमेशा बाहर होना चाहिए, मतलब मेन प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए, बट ये किसी फोल्डर के अंदर है। ऐसा नहीं कि आप इसको src के अंदर डाल दो या किसी और फोल्डर के अंदर डाल दो, नहीं, इसको हमेशा ओपन में रखना है src फोल्डर के बाहर, राइट। और दूसरा क्या है, पार्सल क्या है, पैकेज। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने उसको ये कमांड दिया है कि npx जो है npm नोड पैकेज, npx इज डिफरेंट फ्रॉम npm का नोड पैकेज मैनेजर, और npx क्या है, नोड पैकेज एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो भी हमारा नोड पैकेज होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है। तो यहाँ पर मैंने npx कमांड लगा के बोला कि npx भैया ऐसा करो, आप जो पार्सल पैकेज है इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और पार्सल पैकेज के थ्रू index.html फाइल को भी एग्जीक्यूट करवाओ। तो यहाँ से वो हमारे index.html को रन करवाएगा। मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो अभी यहाँ पे ये देखो रेंडरिंग स्टार्ट होगी और कुछ एरर दे दिया है। ओके, परफेक्ट, क्लियर हो गया। तो अभी क्या यहाँ पर देखो कि ये दिखा रहा है सर्वर रनिंग एट http लोकल होस्ट 1234। लोकल होस्ट क्या है, लोकल होस्ट ये आपका अपना सर्वर है, आपके लोकल सिस्टम का सर्वर है, राइट। तो डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए हम लोकल होस्ट ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने अभी कोड किया उसके बाद फिर आपने उसको डिप्लॉय किया वहाँ पे जाके चेक किया, नहीं, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए हम अपने लोकल सिस्टम पर ही देखते हैं कि हमारा कोड जो है बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये किस पे रन होगा, लोकल होस्ट 1234 पे, राइट। चलो 1234 पे हम चलते हैं। वहाँ पर 1234 कह रहा था, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट 1234 और एंटर कर दूंगा। तो देखो हाई फ्रॉम फ्लिपकार्ट क्लोन, मतलब कि हमारा जो सेटअप है वो रेडी है। अब यहाँ पे हम अगर कोई भी रिएक्ट का कोड करेंगे तो हमारा बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करो, फोल्डर स्ट्रक्चर में देखो वहाँ पर ये पार्सल कैशे और डिस्ट नाम का फोल्डर बन गया, बट हमने तो ये बनाया नहीं, ये कहाँ से आया, ऑलराइट। तो पार्सल का एक ये फीचर है कि वो आपके प्रोजेक्ट के, जब भी आप प्रोजेक्ट को रन करते हो तो उसका एक कैश बना लेता है। और कैश में क्या होता है कि कैश में अगर कोई फाइल चेंज हुई है, कोई कोड चेंज हुआ है, बस वही चेंजेस वहाँ पर जाते हैं। मतलब कि अगर वो लोड हो रहा है तो सारा प्रोजेक्ट लोड करने बजाय सिर्फ उतना पार्ट ही लोड करता है
जो चेंजेस में है, बाकी का पुराना कैश से ही लेके आता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो प्रोजेक्ट वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और डिस्ट फोल्डर क्या है, डिस्ट फोल्डर क्या है, एक बंडल फोल्डर है, बिल्ड फोल्डर है। ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप। अब मैं एक और यहाँ पे ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैं अगर चेक करूँ गिट स्टेटस, अगर मैं कमिट करने जा रहा हूँ, कमिट से पहले मैं एक बार इसको स्टेटस चेक करूँगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर गिट स्टेटस, तो ये देखो यहाँ पर कितनी सारी फाइल्स दिखा रहा है जो चेंजेस में है। तो पहला दिखा रहा है ये डिलीटेड टेस्ट, जो हमने सबसे पहले टेस्टिंग के लिए टेस्ट फाइल रखी थी, उसको हमने डिलीट कर दिया। देन उसके बाद देखो यहाँ पर इतनी सारी पैकेज, इतनी सारी फाइल्स दिखा रहा है चेंजेस है, या फिर इतने फाइल हम कमिट करने वाले। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको ये नोड मॉड्यूल्स भी दिखा रहा है, राइट, और ये डिस्ट फोल्डर भी दिखा रहा है, पार्सल कैशे भी दिखा रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये अगर कमिट हो गया आपका, तो आपका जो गिटहब है वो क्रैश हो सकता है, क्योंकि ये जो नोड मॉड्यूल्स कई समटाइम्स ना ये जीबीस में चले जाते हैं। वो भी जीबीस ऐसे नहीं कि 1 GB 2 GB, समटाइम 50 GB तक हो सकता है एज पर यूर प्रोजेक्ट साइज। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो नोड मॉड्यूल का साइज भी उतना ही बड़ा होता जाएगा। यहाँ पर देखो फ्लिपकार्ट क्लोन नोड मॉड्यूल चेक करें, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ चेक किया इसकी, तो देखो 306 MB का, 306। जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है ये और बड़ा होता है। गिटहब आपको सिर्फ 1 GB स्पेस ही देता है। अगर उसमें मान लो कि आपने 50 GB की नोड मॉड्यूल से अपलोड कर, तो क्या होगा, आपका तो ख़राब हो गया। चलो, प्रॉब्लम पता लग गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन इसका ये है कि हमने इसको कमिट नहीं करना है, हमने इसको पुश नहीं करना। तो उसके लिए हम सिंपल ऐसे करते हैं, अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके एक फ़ाइल बनाएंगे .gitignore की, .gitignore। मतलब कि ये फाइल क्या करेगा, इस फाइल के अंदर आप जिस भी फोल्डर या फाइल का नाम दोगे वो इग्नोरेंस में रहेगा, वो गिट के इग्नोरेंस में रहेगा। गिट के जब भी कमांड लगाओगे तो वो उस फाइल्स और फोल्डर को इग्नोर कर देगा कमिट करने के लिए। अभी इस नोड मॉड्यूल्स, डिस्ट और पार्सल कैशे, इन तीनों को हम कमिट नहीं करेंगे। तो बट इनका भी कलर ध्यान रखना, कलर कौन सा है। चलो हम लेट्स स्टार्ट विद नोड मॉड्यूल। तो मैंने यहाँ पे लिखा नोड मॉड्यूल्स, सेव। तो अब देखो इसका कलर देखो चेंज हो गया इस फोल्डर का, मतलब कि अब ये इग्नोर में है। और वहाँ पे देखो, वहाँ पे पहले समथिंग 50 के था, मैं एक बार कट करके दिखाऊँ तो वहाँ पे देखो 5000 प्लस फाइल्स दिखा रहा है चेंजेस में, 5000 प्लस। और जैसे ही मैंने यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स ऐड कर दिया तो वहाँ पे कितना है, सिर्फ 19 रह गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर आते हैं वो सब इग्नोरेंस में आ गए हैं, ये कमिट नहीं होंगे। और सेकंड, हमको ये डिस्ट और पार्सल कैशे भी नहीं करना है, तो मैं इसको भी यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, पार्सल कैशे, सेव। तो वो देखो वो भी कलर डल हो गया। अब डिस्ट वाला देखो, डिस्ट का कलर ब्राइट है थोड़ा सा, बाकी पार्सल और नोड मॉड्यूल का डल है, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। डिस्ट फोल्डर भी ऐड कर लिया मैंने, राइट। तो अब ये तीनों हम कभी भी कमिट नहीं होंगे, राइट। और वहाँ पे देखो 90 से फिर 8 रह गया है, ओके। तो अब हम चलते हैं, फिर से स्टेटस चेक करते हैं। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, CLS गिट स्टेटस, तो भी दिखा रहा है कि ये वाली फाइल डिलीट कर दिया था, गिट इग्नोर ऐड किया, app.js हो गया, इंडेक्स CSS हो गया, HTML JS पैकेज JSON, राइट। तो चलो अब इसको कमिट करते हैं। तो कमिट करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हमने बस यहाँ पे ACP याद रखना है। ACP से आप ACP प्रदुमन याद रख लो, CID वाले, तो वही कमांड लगनी है। A से git add, C से git commit, P से git push, ठीक है। git add स्पेस डॉट, सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी, git commit -m, और यहाँ पर मैसेज लेते हैं प्रोजेक्ट सेटअप, प्रोजेक्ट फोल्डर सेटअप, राइट। मैसेज दे दिया हमने, और अब पुश करते हैं git push origin main, ठीक है, सेव। तो अब ये हमारा मेन में हो गया। अब चलते हैं चेक करते हैं। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो यू कैन सी यहाँ पे देखो एक SRC फोल्डर नहीं आया है, बट हमने SRC फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर कुछ सब फोल्डर्स भी थे, जैसे कंपोनेंट्स का फोल्डर था, कन्फिग का था, पेजेस का। वो क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं कमिट हुए क्योंकि वो फोल्डर्स एम्प्टी थे, उसके अंदर कोई भी फाइल्स नहीं थी, इसलिए वो कमिट नहीं हुए हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो एक रीडमी दिखा रहा है। ये रीडमी क्या है? तो ये रीडमी आपके प्रोजेक्ट्स का मैनुअल है। जैसे आप कोई मोबाइल या कोई भी
सामान लेके आते हो, उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, वो क्या होता है, मैनुअल होता है। तो सेम ऐसे ही ये आपका एप्लीकेशन है, तो ये उसका मैनुअल है। तो अगर आप किसी को अपना ये प्रोजेक्ट दे रहे हो तो साथ में ये रीडमी दे रहे हो। रीडमी क्या मैनुअल है, मैनुअल से उसको पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, कैसे रन होगा। तो यहाँ पर देखो हमने जो इंडेक्स में चला ठीक है, बट हम हर बार ये इंडेक्स नहीं चला सकते। जैसे मान लो आपको होम पेज बनाना हुआ है, प्रोडक्ट पेज बना, तो सारा कोड आप इंडेक्स में नहीं करोगे। इंडेक्स हमारा मेन फाइल होगा, तो इंडेक्स के अंदर हम हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको रेंडर करेंगे। बट पूरा प्रोजेक्ट कहाँ पर है, पूरा प्रोजेक्ट को हम इंपोर्ट करेंगे अपने app.jsx में, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। चलो हम बनाते हैं इंपोर्ट। हमने सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम रिएक्ट। हम यहाँ पे अब कंपोनेंट बनाएंगे। तो रिएक्ट में बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट होता है, एक होता है क्लास कंपोनेंट, दूसरा होता है फंक्शन कंपोनेंट। तो हम बेसिकली फंक्शन कंपोनेंट पे फोकस करेंगे, क्योंकि क्लास कंपोनेंट अब बहुत ही कम यूज होता है। दूसरा रिएक्ट और फेसबुक खुद इसको ना यूज करने को रिकमेंड करता है, क्योंकि इन फ्यूचर वो क्लास कंपोनेंट की सारी सपोर्ट्स को बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा आप फंक्शन कंपोनेंट पर ही फोकस रखो। और दूसरा फंक्शन कंपोनेंट इज मच ईजियर एज कम्पेयर टू क्लास कंपोनेंट्स। तो कॉन्स्ट ऐप, तो देखो अब ये क्या, ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन जैसा ही है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो ये क्या एक जावास्क्रिप्ट के एरो फंक्शन जैसा ही लग रहा है। बट रिएक्ट हमको ये फीचर देता है कि हम फंक्शन के अंदर कोई भी HTML लिख सकते हैं, जिसको हम JSX बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं JSX लिखता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने H1 टैग लिख दिया, इसको मिल जाता है दिस इज ऐप JS6, राइट। तो बेसिकली जो नॉर्मल JS और JSX दोनों फाइल में डिफरेंस क्या होता है कि JS के अंदर हम प्रॉपर जावास्क्रिप्ट ही लेते हैं, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लेते हैं। उसके अंदर हम कोई HTML कोई JSX नहीं लिखते हैं। और स्टैटिक फाइल्स के लिए हो गया, कॉन्फ़िग के लिए हो गया, फंक्शंस के लिए हो गया, हम वहाँ पर प्रॉपर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। बट JSX किस लिए होता है, JSX में हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट प्लस XML, राइट, जावास्क्रिप्ट प्लस XML दोनों लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पर इस एरिया में हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोई भी यहाँ पे जैसे मैंने वेरिएबल लेते हैं, राइट। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट होगा और ये क्या होगा, ये आपका HTML होगा। मतलब JSX के अंदर आप ये दोनों लिख सकते हो। अगर आप फाइल का नाम नॉर्मल JS भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी चलेगा। बट फिर भी मैं स्टैंडर्ड्स ये फॉलो करता हूँ, मैं JSX के अंदर ही लिखता हूँ। तो हमने यहाँ पर ऐप लिख दिया, ऐप के अंदर रिटर्न करवा दिया। अब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसको गेट नहीं कर सकते। मैंने कर दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। अब इसको हम इंपोर्ट करेंगे index.jsx में। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट, ठीक है, ऐप। और वो देखो मुझे सजेशन दे रहा है ./app में, बट फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम स्ट्रिंग में ./app सेव, ठीक है। अब मैं यहाँ पर Ctrl+C और इस रेंडर के अंदर यूज करता हूँ। इसको मैं एज ए टैग बना के यूज करूँगा, क्योंकि हम जो भी रिएक्ट में कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं या पेज बनाते हैं तो हम उसको एज ए टैग यूज करते हैं। सिंपल अगर देखो तो बिल्कुल टैग जैसा लग रहा है, सेल्फ क्लोजिंग टैग जैसा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सेव। अभी देखें कि ये वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा कोड चल रहा है, ठीक है। तो ये देखो दिस इज app.js, मतलब कि हमारा app.jsx में जो हमने कोड लिखा था, जो भी लाइन लिखी थी, वो हमारे यहाँ पर रन हो रही है। और अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखूँ कोई भी, जैसे मैंने H1 ले देता, मैंने यहाँ पे लेता हूँ हाय हाउ आर यू। मैं चाहता हूँ दोनों रेंडर हो, दोनों वहाँ पे app.js भी दिखे और ये भी दिखे। तो देखें ये क्या है, जो एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि रेंडर के अंदर ये एक ही पेरेंट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या इसके मल्टीपल पेरेंट से, अब मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, डिव के अंदर करूँगा सेव। तो अभी देखो कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। नीचे देखो मेरे प्रेटियर में कोई एरर नहीं आ रहा। अब रन करें तो देखो वो देखो, राइट, जैसे app.js भी प्रिंट हो रहा है, वो भी प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या पेरेंट किसको बनाया, डिव को बना दिया है। अब मान लो कि यहाँ पे आपको डिव नहीं देना है, क्योंकि डिव भी एक स्पेस कवर करता है ब्राउज़र की। तो हम यहाँ पर डिव की जगह पे अगर इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट दे, react.fragment दे दें तभी ठीक है। वो देखो
उसका भी कोई एरर नहीं, और ये रिएक्ट फ्रेगमेंट कोई भी स्पेस कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी स्पेस कंज्यूम नहीं करते हैं। बट अब इसका भी अल्टरनेट ऑप्शन है, आप चाहे रिएक्ट फ्रेगमेंट ऐसे ही लिख लो या फिर आप एम्प्टी करली ब्रेसेस में लिख लो, बोथ आर सेम। तो मोस्टली डेवलपर्स इसको प्रेफर करते हैं, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल और देखने में काफ़ी सिंपल एंड सोबर सा लगता है, तो हम यहाँ पर यही यूज करेंगे। चलो अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करके देखते हैं, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फिर फ़ॉन्ट कलर चेंज करना कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस जो स्टाइलिंग होती है वो 3 तरह से कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो सबसे पहले इनलाइन करते हैं, तो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे स्टाइल लिखें, ठीक है, और यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस। डबल करली ब्रेसेस मतलब कि यहाँ पर हम जो स्टाइलिंग होती है करली ब्रेसेस के अंदर ऑब्जेक्ट बना के करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने इसको लिखा बैकग्राउंड कलर, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है, ये गलत है, हमको यहाँ पे कैमल केस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड, कोई भी हो, चाहे आपका कोई भी स्टाइल प्रॉपर्टी है, चाहे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड साइज है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली है, और जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम है, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी यू आर राइटिंग हियर, दोज मस्ट बी इन कैमल केस। और उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी लिख रहे हो वो हमेशा स्ट्रिंग में होनी चाहिए, राइट। जैसे मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे रेड लिख दिया है और यहाँ पे कलर मैंने लिख दिया है येलो से, तो देखो, देख रहे हो स्टाइल अप्लाई हो गया है। तो ये थी इनलाइन स्टाइलिंग। अब इंटरनल स्टाइलिंग हम करते हैं app.js पेज में, तो मैं app.js में आ गया। अब यहाँ पर इसको इंटरनल स्टाइलिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसका नाम लेता है इंटरनल स्टाइल, और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड, ये भी कैमल केस में, इसको मैंने कर देता हूँ ब्लू, और कलर को हम कर देंगे येलो ही कर देते हैं, सेव, ओके, कॉपी। अब यहाँ पर हमें स्टाइल एट्रीब्यूट दे दिया है और करली ब्रेसेस के अंदर हमने अपना वेरिएबल पास कर दिया, सेव, ठीक है। अब देखें परफेक्ट, तो हमारा इंटरनल भी चल रहा है। अब मान लो कि एक्सटर्नल स्टाइलिंग करनी हो तो कैसे कर सकते हो आप? तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग हमको पता है नॉर्मल HTML CSS में कैसे करते हैं, हम वहाँ पे ID या क्लास के थ्रू एक style.css की फाइल बनाते हैं, फिर उससे करते हैं। चलो हम यहाँ भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक index.css बनाया हुआ है, राइट। तो इसके अंदर स्टाइल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अब एक और ले लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कट कर लेता हूँ, एक पेरेंट बना लेते हैं एक, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरी लाइन लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इस लाइन को स्टाइल करते हैं, तो मैं index.css में गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सबसे पहले क्लास के थ्रू करते हैं, तो मैंने क्लास दे दिया ऐप सेकंड लाइन, इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन, और सेव। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो हमने फाइल बनाई है app.js में, इसको क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्लास हम क्लास ऐसे नहीं देंगे, ठीक है। आप सोचो कि क्लास हम ऐसे देंगे, नहीं, ऐसे वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देंगे क्लास नेम, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो भी आपका रिएक्ट का सेटअप, रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, ये लास्ट में जावास्क्रिप्ट ही बनेगा। तो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी क्लास नाम का कीवर्ड है, तो अगर आप यहाँ पे क्लास दोगे और वो भी क्लास कीवर्ड है, दोनों कीवर्ड्स क्लैश होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्लास नेम यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने तो इसको बैकग्राउंड कलर दिया, स्टाइलिंग दिया, हुआ क्यों नहीं? स्टाइल इसलिए नहीं अप्लाई हुआ क्योंकि हमने CSS की फाइल इंपोर्ट नहीं की। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रिंग में index.css, सेव। तो देखो परफेक्ट हो गया ना अप्लाई, ग्रेट। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हमने कुछ फोल्डर्स जो बनाए थे उसके अंदर हमने अपने वर्क स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जो पहले कोड क्लीन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले index.js की फाइल जो है उसमें मैं app.js को इंसर्ट किया, बस इसको मैं इतना ही रहने दूंगा। और यहाँ पर हम थीम वगैरह ऐड करेंगे, बट अभी उससे पहले हम
लॉगिन पेज एक बनाते हैं, सिंपल सा पेज बनाते हैं। तो SR से अंदर तो लॉगिन क्या है, मेरा पेज है, तो मैं पेजेस पे गया, यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा लॉगिन नाम से। ठीक, लॉगिन के अंदर फाइल बनाएंगे हम index.jsx की, क्योंकि इस लॉगिन पेज के अंदर भी हमने JSX ही लिखना है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे लॉगिन का नाम कैपिटल से स्टार्ट किया है, कैपिटल L से। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्ट के अंदर अगर आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हो, कोई भी पेजेस बना रहे हो, तो दैट मस्ट बी कैपिटलाइज। ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कर दिया इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया अपना const login, और इसके अंदर हम रिटर्न के अंदर JSX लिखेंगे, दिस इज लॉगिन पेज। अभी बस यही लिखा मैंने, और इसको रिटर्न कर देते हैं। ओके, इसको मैं ऐसे करता हूँ, H1 में लिख देता हूँ मैं। इसको यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन से आगे। तो ये मेन पेजेस हैं। तो मेन पेजेस कहाँ जाएंगे, तो मेन पेजेस के लिए हम यहाँ पर Ctrl+C और हम app.js के अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे, app.js के अंदर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको इंपोर्ट करके, अब यहाँ पे शॉर्टकट देखो, मैंने आगे करली ब्रेसेस लगा दिया, सॉरी आगे मैंने एंगुलर ब्रेसेस लगा के अपना कंपोनेंट का नाम लिखा या पेज का नाम लिखा। उसके बाद लास्ट में जाके Ctrl+ प्रेस करूँगा, तो मुझे देखो वहाँ पे सजेशन दिखाई दे रहा। जैसे मैंने सजेशन एंटर किया, ऊपर वो मेरा पेज वहाँ से अपने आप ही इंपोर्ट हो गया है, राइट। सेव, तो अभी देखें, परफेक्ट, दिस इज लॉगिन पेज। मतलब कि मैं जो कोई भी कोड मैं लॉगिन पेज के अंदर करूँगा यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको हटा लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर अलग अलग पेजेस होंगे, तो मैं कुछ और पेजेस बनाया था, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C+V। तो कॉपी किया, वहाँ फिर होम पेज एक बनाएंगे हम, और एक बनाऊँगा मैं प्रोडक्ट पेज। ठीक है, अभी के लिए बस यही नाम रखें, बाद में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट पेज Ctrl+D प्रोडक्ट पेज, सेव, और ये होम पेज DD होम पेज, सेव। अब हम इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं अपने app.js में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर होम पेज कर लिया इंपोर्ट, और दूसरा एक था प्रोडक्ट पेज, वो सजेशन दे रहा है, एंटर कर लिया और सेव। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे तीनों पेजेस शो कर। आप इमेजिन करो, आपका लॉगिन पेज बना है, पूरा रेडी है, होम पेज रेडी है, पूरा प्रोडक्ट पेज रेडी है। तो क्या वो ऐसे दिखने चाहिए कि ऊपर आपका लॉगिन का फॉर्म दिख रहा है, फिर नीचे होम पेज के प्रोडक्ट्स, फिर लास्ट में आपको प्रोडक्ट्स वाला सारा सेक्शन दिख रहा है? नहीं, हमको चाहिए कि अगर यूज़र ने यहाँ पर लॉगिन लिखा है, ठीक है, ऊपर मेरा URL देखो, वहाँ पर अगर लॉगिन लिख के एंटर किया है, तब उसको लॉगिन पेज दिखना चाहिए। अगर वहाँ पर उसने कुछ नहीं लिखा है, तब हम डिफ़ॉल्ट उसको होम पेज दिखाएंगे। अगर यहाँ पर उसने होम पेज लिख दिया, तब भी उसको होम पेज दिखना चाहिए। अगर उसने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट्स लिखा, तब उसको प्रोडक्ट दिखना चाहिए। हम CL मेथड यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर जो पेजेस है वो राउटिंग से चेंज होने चाहिए, URL के थ्रू चेंज होने चाहिए। हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम यहाँ पे इसकी राउटिंग करेंगे। तो राउटिंग के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर। ठीक है, ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। दूसरा हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे राउट, ठीक है, राउट्स कर लिया। और थर्ड करेंगे रूट, राइट। तो अब पूरे प्रोजेक्ट को हम पूरे app.js में यहाँ पे हम लगाएंगे ब्राउज़र राउटर, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सभी को हम इसमें रैप कर देंगे, जिसको भी हम राउटिंग करना चाहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम राउट्स, ठीक है, सारे राउट्स इसके अंदर होंगे। सेव। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे
सिंगल राउट, ठीक है, राउट। तो यहाँ पर सबसे पहले पाथ, कौन से पाथ पे लॉगिन है, तो लॉगिन चाहे तो मेरा स्लैश लॉगिन पर रहे, ओके। और दूसरा यहाँ पर हम एलिमेंट देंगे, एलिमेंट, तो एलिमेंट के अंदर हम अपना कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे, लॉगिन, ठीक है। अब ये लॉगिन हटा देते हैं, सेव, ठीक है। अब यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट जो लिखे थे सब कहाँ गए, गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि अब वो राउटिंग के अंदर आ गया है, राइट। अब यहाँ पर मैंने लिखा स्लैश लॉगिन, स्लैश लॉगिन क्यों नहीं चला, इसलिए नहीं चला क्योंकि वहाँ पर देखो कुछ और कंपोनेंट्स से जो ओपन पड़े हुए हैं ब्राउज़र राउट्स के अंदर, राइट। तो कह रहा है कि इसका क्या करना है, तो हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, सेव। तो अब देखो वहाँ पर मैंने, अब देखो वहाँ पे देखो लॉगिन पेज दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है, तो देखो गायब हो गया। मतलब क्या, इसको स्लैश वाले पेज पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चलो हम बाकी भी ऐड करते हैं। तो मैं अब यहाँ पर होम पेज ऐड करता हूँ मैं, राउट, तो मैंने उसको दे दिया एग्जैक्ट मतलब कि अगर बिल्कुल ऐसा मिलता है तो पाथ स्लैश, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट दिखा दो, तो इसमें एलिमेंट दिखा दो आप होम पेज, ठीक है, होम पेज, राइट। और होम पेज हम दूसरा भी कर सकते हैं यहाँ पर स्लैश होम पेज के थ्रू होम पेज, और ये एग्जैक्ट हटा देता हूँ मैं यहाँ से, जरूरत नहीं यहाँ पर, राइट। तीसरा हम प्रोडक्ट पेज के लिए भी ऐसे करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको प्रोडक्ट पेज, और इन सबको हटा देते हैं से। अभी देखें चला के, तो अब देखो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट क्या होम पेज आ रहा है, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स कर दिया, तो देखो दिस इज प्रोडक्ट्स पेज, राइट। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर दिया तो लॉगिन पेज, और अगर यहाँ पे मैंने होम पेज लिखा तो होम पेज, राइट। मतलब कि हमारी राउटिंग बिल्कुल सही चल रहा है। अगर यहाँ से मैं सब कुछ हटा दिया तो डिफ़ॉल्ट मेरी होम पेज, मतलब कि हमारी राउटिंग बिल्कुल सही चल रही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने इस लेक्चर में प्रोजेक्ट का सेटअप करना सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे। तो तब तक ले बाय बाय।